Good morning, students. We are going to start our chapter number 3rd in geography for class 7th. Students, this is the part of geography. Our topic will be our changing earth. Previous chapter में हमने पढ़ा अर्थ के पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। अर्थ के आपने 3 पार्ट्स पढ़े हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। आज हम आउटर मोस्ट पार्ट जो है क्रस्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसमें चेंजिंग कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स, जो बाहर वाला पार्ट है हमारा, जिस पर हम रहते हैं, वो एक बहुत मोटी परत है। उसमें काफी कुछ चेंजिंग होता रहता है, बहुत परिवर्तन होते रहते हैं। और वो परिवर्तन कैसे होते हैं, किनके परिणाम स्वरूप होते हैं, उसमें कई तरह की प्राकृतिक घटनाएं इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। उसमें आप मोटे तौर पर यह समझिए कि अर्थ के अंदर या अर्थ के बाहर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं। इनको हम ज्योग्राफी की लैंग्वेज में एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस के नाम से जान सकते हैं। तो एंडोजेनिक फोर्सेस बहुत सारे फोर्सेस में हैं और एक्सोजेनिक मतलब जो अंदर आंतरिक बल हैं और जो बाहरी बल है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस में फॉर एग्जांपल आपके पास है अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स। और एक्सोजेनिक फोर्सेस में आगे रिवर, विंड, सी वेव्स या ग्लेशियर्स का कोई मूवमेंट होता है। तो इन फोर्सेस की वजह से अर्थ के अंदर और बाहर चेंजिंग आती है, परिवर्तन आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे वोल्केनो की। वोल्केनो क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ा रॉक फॉर्मेशन, आपको अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो रॉक फॉर्मेशन के साइकिल में जब अर्थ के अंदर से जो मेंटल वाला पार्ट है, उसमें से लावा जब मेल्ट होकर के बहुत ज्यादा गर्म होता है तो वो कहीं से ना कहीं से बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो अर्थ के जो क्रस्ट वाला हिस्सा है, उस क्रस्ट वाले लेयर के ऊपर जहां पर भी कमजोर दिखता है, वहां से वो बाहर की तरफ इरेप्ट हो जाता है, निकल जाता है। तो इस गर्म लावे के निकलने को इसको कहते हैं वोल्केनो, वोल्केनो इरप्शन कहते हैं इसको। उसका जो मेल्टिंग पार्ट है, जो लिक्विड बाहर निकलता है, उसे कहते हैं लावा। और उसका जो जहां पर वो निकलता है, जिस रास्ते से वो निकलता है, उसे कहते हैं वेंट। और जहां से वो अर्थ को चीर करके फाड़ करके सरफेस के ऊपर आता है, वहां पर वो उसे कहते हैं क्रेटर। तो वोल्केनो एक्चुअली एक रॉक फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है, जिससे हमारी रॉक्स लगातार बनती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है। अर्थ के ऊपर ये सब साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट है एंडोजेनिक फोर्सेस में स्टूडेंट्स अर्थक्वेक। एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या होता है कि अर्थ जो हमारा जो मेंटल जो जिसके हम बात करें, क्रस्ट वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ये जो ज्योग्राफिस्ट हैं ये मानते हैं कि ये अनेक परतों का बना हुआ है, लेयर्ड का बना हुआ है। इनको हम प्लेट्स कहते हैं। तो इन प्लेट्स के ऊपर, क्योंकि ये प्लेट मेंटल के ऊपर है और ये लिक्विड फॉर्म के ऊपर तैर रही है, बहुत बड़ी मात्रा में है, बहुत बड़े मास में है ये एक्चुअली, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा मूवमेंट चलता रहता है। तो जब ये प्लेट्स आपस में अचानक कभी अलग अलग प्लेट्स आपस में टकराती है, तो उस टकराने की वजह से हमें अर्थक्वेक का एहसास होता है, भूकंप आता है। क्योंकि पूरी की पूरी प्लेट हिल जाती है और पूरा अर्थ के ऊपर तक वो कंपन आ जाता है, वाइब्रेशन आ जाता है। तो उस फॉर्म को कहते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, जैसे फोकस या एपिसेंटर। फोकस उसको कहते हैं स्टूडेंट्स जहां पर अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, यानी जहां पर इनिशियली अर्थ आपस में टकराती है, उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। और उस फोकस के ठीक वर्टिकली सरफेस पर, ऊपर अर्थ के सरफेस पर जो फोकस के ठीक ऊपर होता है, उसे कहते हैं एपिसेंटर। तो सबसे ज्यादा प्रभाव अर्थक्वेक का इस एपिसेंटर पे पड़ता है, इसके आसपास पड़ता है। और इसकी जो ताकत होती है, जो अर्थक्वेक की क्वांटिटी होती है, वो डिपेंड करती है कि अर्थक्वेक कितने नीचे शुरू होता है, उसकी वेव्स कितनी तेजी से ऊपर आती है, कितनी ताकत के साथ ऊपर आती है, उसका प्रभाव पड़ता है अर्थ सरफेस के ऊपर कि अर्थक्वेक कितना नुकसान करेगा हमारे चारों।
तो इसमें फिर वेब्स की बात हम करते हैं कि जो जब बल की जो धाराएं चलती है, कंपन की जो रेखाएं चलती हैं, वो अर्थ को इसके ज्योग्राफी के हिसाब से 3 टाइप्स की होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। एक्चुअली क्या है कि अर्थक्वेक जब स्टार्ट होता है तो उसकी जो वेव चलती है वो कभी पैरेलल चलती है, कभी वर्टिकली चलती है और कभी सरफेस के साथ चलती है। तो इस तरह से उन वेव्स को अलग अलग तरीके से जैसे उनकी फॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंग उसको पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स के नाम से जाना जाता है। और जितने फोर्स के साथ जितने अधिकतम मात्रा में वेव्स सरफेस पे आएगी उतना ही अर्थक्वेक नुकसानदायक होता है, उतना ही वो नुकसान करता है। स्टूडेंट्स, अर्थक्वेक के कुछ एग्जाम्पल आपके बुक में हैं और आप तो उस समय छोटे या पैदा ही नहीं हुए होंगे। 1991 में यहाँ पर अपने उत्तरकाशी रीजन में भी एक अर्थक्वेक आया था जिसका नुकसान बहुत बड़ा था, काफी मात्रा में हमारे यहाँ नुकसान हुआ। और यहाँ पर एक 2001 की एक घटना है गुजरात की, गुजरात अर्थक्वेक आया था, भुज में आया था, उस टाइम भी बहुत ज्यादा नुकसान किया था। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं उसके दे रखे। और दूसरा, अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं, इसके लिए स्टूडेंट्स रिएक्टर स्केल होता है। रिएक्टर स्केल असल में एक गोल सरफेस है जो जिसके ऊपर पॉइंट लगे होते हैं और उसके ऊपर एक नील चलती है। तो जैसे अर्थक्वेक आता है उससे उसमें कंपन होता है और वो हल्का सा मूवमेंट करने लगता है और जितना वो मूवमेंट करता है उस हिसाब से उसके ऊपर पॉइंटर से कुछ मार्क बन जाता है और उसको हम पढ़ लेते हैं कि ये जो भूकंप है वो कितना, उसे रिएक्टर स्केल कहते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम मेजर लैंड फॉर्म्स की यानी स्थलाकृतियों की बात करते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, ये कैसे कैसे बनती हैं। यहाँ कहीं पर्वत बने हुए हैं, कहीं पठार बने हुए हैं, कहीं घाटियां बनी हुई है, कहीं सी बीचेस बने हुए हैं, कहीं मशरूम रॉक्स बनी हुई है, कहीं सी केव्स बने हुए हैं, कहीं वाटरफॉल बना हुआ है। तो इसकी हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट ये कैसे बनता है इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्क ऑफ रिवर, यानी आपको पता ही है जो नदियां होती हैं वो ऊंचे पहाड़ों से बहती हुई नीचे स्थल पे आती है और स्थल से डाउन की तरफ बढ़ते बढ़ते सी शोर पे और सी में मिल जाती है। इसके पूरे वे, पूरे रिवर वैली में अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेगी। कहीं पर हो सकता है आपको वाटरफॉल देखने को मिला, अपने पहाड़ों में बहुत सारे वाटरफॉल हैं। कैंपटी फॉल एक बहुत फेमस वाटरफॉल है यहाँ पर मसूरी के पास में, अगर आप कभी गए हों। और ऐसे ही मेंढर्स और एक्सबो, जो ये चीजें हैं ये नदियों के वे में बनती है। नदियां जब बहती हैं तो टेढ़े मेढ़े पहाड़ों को काट करके कहीं पर रुक जाती है, कहीं पर जो उसका सेडिमेंट होता है वो जमा हो जाता है, उसकी वजह से वो अपना रास्ता बदल देती है या रास्ता उसका बंद हो जाता है, फिर घूम करके जो लेक बन जाती है उसे कहते हैं एक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक का मतलब ये हुआ कि नदियों ने जहां पर रास्ता, जहां का जो वे था वो चेंज करके वापस उसको घुमा दिया, गोल सा फॉर्म में जो लेक बनती है उसे कहते हैं ऑक्सबो लेक। आगे जो नदियां आ जाती हैं वो समुद्र में चली जाती हैं। वहां पर कई कई बार नदियां, अनेक नदियां अलग अलग छोटी छोटी धारों में बढ़ जाती हैं। उन धारों में जो सेडिमेंट है वो आगे जमा हो जाता है और जमा होने की वजह से वहां पर वो डेल्टा फॉर्म कर देता है, उसे डेल्टा कहते हैं। आगे वर्क ऑफ सी वेव्स। अब जो समुद्र में चली गई नदियां, समुद्र क्योंकि बहुत बड़ा है उसमें सी वेव्स चलती रहती हैं, उन सी वेव्स की वजह से भी सी सोर्स पर कई तरह के फॉर्म्स बन जाते हैं, लैंड फॉर्म बन जाती हैं। उनमें सी केव्स यानी समुद्र के जो लहरें हैं वो लगातार अर्थ से टकराती रहती हैं, रॉक से टकराती रहती हैं। उन टकराने की वजह से वहां पर क्या बन जाती है, वो खोखला कर देती है नीचे के पोर्शन को, उसे कहते हैं सी केव, मतलब गुफा, गुफा कहते हैं। सी आर्चेज, अब कभी कभी क्या होता है कि टकराते टकराते वो इतना खोखला कर देती है कि ऊपर केवल छत ही छत दिख जाती है, तो उसे कहते हैं सी आर्चर। कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा टकराने की वजह से वो छत भी कभी कभी उड़ जाती है, धीरे धीरे गिर जाती है, खप जाती है, तो वहां पर केवल कुछ छोटी छोटी दीवारें रह जाती है, वॉल रह जाती है, तो उन्हें कहते हैं स्टेक्स। ये सब सी वेव्स का काम होता है।
वर्क ऑफ आइस, आइस तो ग्लेशियर्स हैं हमारे, ये भी लगातार कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग यहाँ पर चलती रहती है। तो आपने कभी सुना है, देखा होगा, तो पहाड़ों में, हिमालय में कभी बड़े बड़े ताल हैं। हमारा एक सहस्त्र ताल बड़ा फेमस है। सहस्त्र ताल में मतलब सहस्त्रों, हजारों, सैकड़ों ताल वहां पर हैं। तो वहां पे क्या हुआ कि जो ग्लेशियर्स हैं वो जहां पर जमा होते हैं, वहां से जब गर्मी का सीजन आता है तो पिघलते हुए धीरे धीरे वहां पे नदियां आ जाती है, और जहां पर नदियां गिरती है वहां पर फिर से एक बड़ा सा एक गड्ढा सा बन जाता है। उस गड्ढे को बर्फ पे, मैंने ठंड के सीजन में बर्फ जम जाती है, फिर गर्मी आती है, फिर पिघल जाता है, फिर वहां से नदियां निकल जाती है। तो इसी तरह से जहां जहां वो पानी गिरता है वहां वहां एक बड़ा सा एक तालाब बन जाता है। उसको हम सामान्यतः ताल कह लेते हैं। सहस्त्र ताल इसका एग्जाम्पल आपको बताया। और इसके अलावा वर्क ऑफ विंड, हवा का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है स्थलाकृति को बनाने में, लैंड फॉर्म्स को बनाने में। यहाँ पर तो हवा का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं दिखता हमको, केवल जब तूफान आता है, हवाएं चलती है, तो कभी पेड़ उखड़ जाते हैं, कभी छोटे छोटे फॉर्म। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रभाव हमें डेजर्ट में देखने को मिलता है, जहां पर डेजर्ट में बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं। और तेजी से चलने की कारण भी यह है कि वहां पर कुछ हवा को कुछ बैरियर तो है नहीं, रुकने का कुछ बैरियर तो है नहीं, इसलिए हवाएं बहुत स्पीड से चलती हैं। और वो जो वहां पर वो रेत के टीले होते हैं, उनको विभिन्न तरह से काटती है। तो अगर वो हवा रेत के टीले को, बड़ा सा टीले को नीचे से काटती है धीरे धीरे, जैसे सी वेव्स काटती है, ऐसे काटती है, तो वो एक मशरूम, ऊपर पे छत तो रह जाती है लेकिन नीचे वो बिल्कुल खोखला हो जाता है, तो वहां पर उसको कहते हैं मशरूम रॉक्स। तो ये आपको डेजर्ट में मिलेगा। और इसके अलावा जो आपको सैंड ड्यून्स मिलते हैं, बालू के टीले मिलते हैं, ये डेजर्ट में खास करके होता है। हवाएं हर तरफ से चलती है, कहीं भी चल सकती है। तो सीड, जो सैंड ड्यून्स हैं, ये स्टेबल नहीं रहते। सीड डेजर्ट में बहुत मुश्किल होता है रूट को ट्रैक करना, क्योंकि वहां पर कभी भी जो रास्ता है वो स्थायी नहीं रहता। हवाएं चलती है, रेत बह जाती है, आप टीला यहाँ पे दिखाई दे रहा, कल टीला उधर दिखाई देगा, परसों वही टीला वहां दिखाई देगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है वहां पर ट्रैक करना, रास्ते को ट्रैक करना। तो मशरूम रॉक भी कहाँ मिलेगी? हमें डेजर्ट में मिलेगी। और एक किसकी वजह से मिलती है हमें? ये विंड के वर्क ऑफ विंड, यानी विंड के फ्लो की वजह से मिलता है, और इसके विंड से कटाव होता है, कटाव से ये मशरूम रॉक्स बनती है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ वाटरफॉल्स के नाम दिए गए हैं, डू यू नो में, पेज नंबर 15 पे, थोड़ा सा आप इसको भी पढ़ेंगे। सबसे जो हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल फॉल है, वेनेजुएला में, साउथ अमेरिका में। इसके बाद एक नियाग्रा फॉल है। नियाग्रा फॉल बहुत फेमस है, बड़ा पर्यटन स्थल है पूरे वर्ल्ड के लिए। और ये वाटरफॉल कनाडा और यूएसए की बाउंड्री लाइन पर है। और एक और है विक्टोरिया फॉल है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में। विक्टोरिया फॉल है जो जाम्बिया में है, जाम्बिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो ये कुछ वाटरफॉल के एग्जांपल हैं, जो वर्ल्ड फेमस वाटरफॉल हैं। अपने यहाँ मैंने बताया आपको, हमारा मसूरी के पास में है। और ये हम इस चैप्टर में इस तरह से, इस चैप्टर इतना सब है आपके पास। और इसके अलावा आप बुक को सामने रख करके, बुक को देख करके, पढ़ के, वीडियो को सुने, वीडियो को समझें और इसको क्लियर करें। इसके अलावा हम अब आपके इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज आपको पीडीएफ के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भेजेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आएगा अच्छे से। किसी भी दिक्कत के लिए कहीं पर भी आप डायरेक्ट फोन कर सकते हैं मुझे या अपने क्लास टीचर को, और मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, या व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।